गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं और करियर के बारे में फोकस करने के लिए। आफ्टर 12th करियर इन कंप्यूटर साइंस, करियर इन बीटेक कंप्यूटर साइंस, करियर इन बीसीए एंड एमसीए। बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है आज, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं और बहुत सारा नॉलेज आज हम लोग को मिलने वाला है। आज मुझे लगता है कि ये आने वाला जो समय है आधा घंटा, वो बहुत नॉलेज भरा हुआ समय होगा, करियर से भरा हुआ समय होगा और आपको वो सब जानकारी मिलेगी जिसके बारे में आप उत्सुक है। 12th के बाद ही हमें इस बात की चिंता होती है किसमें करियर बनाए। आप अच्छे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर्स में गेम्स बनाना चाहते हैं, आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, वेबसाइट की टेस्टिंग करना चाहते हैं, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आप में एनालिटिकल स्किल्स है, आप क्रिएटिव है, आप में लॉजिकल थिंकिंग है। कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन छुपा हमारे अंदर? क्योंकि सच में बात तो ये है कि जिसमें मजा आता है बस वहीं ईश्वर बसता है। जहाँ मजा आता है वहीं सक्सेस मिलती है। एक इंसान जिसे मजा आया वो कॉलेज नहीं गया पर इस सदी का सबसे अच्छा कंप्यूटर बनाने वाला बन गया। ये थे हमारे स्टीव जॉब्स। एक इंसान जिसको मजा आया और कॉलेज ड्रॉप आउट किया, दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, बिल गेट्स, रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। एक इंसान जिसको नया आइडिया आया और उसने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, मार्क जुकरबर्ग। ये भी वो थे जिन्होंने वोकेशनल नॉलेज पे कम फोकस किया और अपने पैशन पे फोकस किया। कहने का मतलब यही है, जिस चीज में हम एंजॉय करते हैं सफलता वहाँ हमारे कदम चुभती है। इसलिए जरूरी इस बात की नहीं है कि आप कंप्यूटर में बीसीए करते हैं या आप बीटेक करते हैं या आप कोई दूसरा फील्ड चूज करते हैं। जरूरत इस बात की है, जरूरत इसको समझने की है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें मजा आता है या नहीं आता, वो हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, वो हमारा एप्टीट्यूड है या नहीं है, वो हमारा एटीट्यूड है या नहीं है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, लेकिन ये सब जानने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर करियर में हमें मिलेगा क्या। अगर हम इस लाइन में आए तो हमारे पास स्कोप ऊपर क्या मिलेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम पूरी तमाम उन सब बातों को डिस्कस करना चाहेंगे जो 12th के बाद उन सब विद्यार्थियों के लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगी जो कंप्यूटर लाइन में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं। और ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो चाहे कंप्यूटर में अपना करियर नहीं बनाना चाहते पर कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके स्कोप को और प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। उन सब के लिए भी बहुत ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी। तो मैं अधिक समय नहीं लेकर एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहूँगा। ये हमारे जो एक्सपर्ट्स के पैनल है, ये सब टीचर्स, यंग टीचर्स हैं और यंग प्रोफेसर्स हैं और ये सभी जो हैं आज हमारे साथ अपना जानकारी शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर नेहा जैन को बोलना चाहूँगा। नेहा, आप जो है बीसीए भी किए और बीसीए के बाद आपने बीटेक किया और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने बहुत सारा काम किया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम कोई स्टूडेंट 12th के बाद में कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है तो उसे अपना करियर स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि उसमें क्या स्किल्स है। तो कंप्यूटर लाइन यानी सीएस ब्रांच में या बीसीए में किस विद्यार्थी को उसे ऑप्ट करना चाहिए, उसमें क्या बेसिक ऐसा एप्टीट्यूड हो जिस वजह से उसे ये कोर्स करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर and thank you for the opportunity. एक्चुअली सर अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। बिकॉज अगर आप एक प्रॉब्लम को किस तरीके से और कितने तरीकों से सॉल्व किया जाता है ये मैटर करता है। अगर आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको लगता है हाउ डज दिस वेबसाइट वर्क्स, मैं भी ये बना सकता हूँ, तो देखना और बनाना तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। बिकॉज आप बाद में कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है इनके अंदर हमें निकालना पड़ता है कि एक वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, डेटाबेस से डेटा फैच होने में कितना टाइम लग रहा है। और बेसिकली ये फील्ड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोग्रामिंग,
यहाँ पे आप टेस्टिंग में भी जा सकते हैं, आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी जा सकते हैं और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के फील्ड में भी आ सकते हैं। तो सिर्फ डेवलपमेंट ही करियर नहीं है, डेवलपमेंट भी है, टेस्टिंग भी है, इवन कंसल्टिंग भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, प्लीज माइंड द वर्ड स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, बिकॉज अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है तो यू हैव टू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग द स्ट्रेस एंड हैंडलिंग इट। तो सर बेसिकली स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं और आपको डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं। तो आपको अपने वर्क के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि अगर मेरा टाइम 7 बजे ओवर हो रहा है तो मैं 7 बजे घर जा सकती हूँ। आप ये नहीं कह सकते, बिकॉज यू हैव टू मीट द डेडलाइंस। आपको अपना जो वर्क है वो टाइम पे डिलीवर करना है। तो सबसे पहली बात है कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा नेहा मैम, आपने बहुत ही सही बताया, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होगा तभी आपकी लॉन्ग सिटिंग हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी आपसे कुछ समय पहले भी बात हो रही थी कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। वाई एंड वाई, अगर ये क्यों हमारे पास है तो हम ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अच्छा फ्लो चार्ट बनाएंगे और हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट के बाद जो एक बेसिक बात जो आपके बातों से मुझे समझ में आई, जब तक आप मैथमेटिकली और ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाते किसी चीज को, क्योंकि जो इंसान अगर इस तरह से नहीं सोच पाता, वो अपनी बात को लॉजिकल नहीं सोच पाता, वो इलोबरेटली अपनी बात को कहता है या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखता है और कन्विक्शन वाली बातों को ही कहता है, तो मुझे लगता है फिर उसके लिए शायद ये फील्ड नहीं है। तो बहुत ही सीधा साधा सोचने वाला इंसान, लॉजिकली सोचने वाला इंसान और ऑब्जेक्टिवली सोचने वाला इंसान और जिसको इसमें इंटरेस्ट आता है, जो किताबें कम पढ़ता है लेकिन किताबें लिखी हुई बातों के बारे में वही बहुत पूछता है, वो टीचर की बातों को, लिखी हुई बातों से संतुष्ट नहीं होता और उसके बहुत सारे अनसुलझे सवाल जिसके पास रहते हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए ये बहुत ही अप्रोप्रिएट फील्ड है। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे नेहा जी, आपसे ये है, क्योंकि आपने बीसीए भी किया और एमटेक भी किया, तो मेरा आपसे ये सवाल है प्रोफेसर नेहा, आपसे ये सवाल है कि स्टूडेंट्स को बीसीए करके एमसीए करना चाहिए या फिर उसे बीटेक करके एमटेक कंप्यूटर साइंस में करना चाहिए, और इन दोनों में से कौन सा विकल्प और क्यों ऑप्ट करना चाहिए? सर एक्चुअली बीसीए कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल जब तक हम लोग 10th क्लास में होते हैं, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि मैथ्स ऑप्ट नहीं करते, साइंस मैथ्स। एंड एज यू नो कि इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव साइंस एंड मैथ्स। ग्रेट, आपसे एक बहुत अच्छे जवाब मिल चुका है हमारे को, और ये जवाब है कि जिसने 12th में मैथ्स नहीं ली, अब उसके लिए तो कंप्यूटर साइंस बंद हो गई, बीटेक तो बंद हो गया उसके लिए रास्ता, पर वो फिर भी कंप्यूटर प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो उसके लिए फिर ओपन है कि वो बीसीए करे। और बीसीए में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, पर वो बहुत हाई लेवल पे नहीं है, इट्स ओनली वेरी स्मॉल एंड माइनर लेवल, उसे आसानी से पास किया जा सकता है, और वो बीसीए के फर्स्ट ईयर में ही वो होता है। इसलिए जिनको मैथमेटिक्स में तकलीफ हो, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बीसीए फर्स्ट ईयर में ही है ये कोर्स, और उसमें भी बहुत लोअर लेवल पे ही है। तो वो सब स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया 12th में, जिनके पास मैथ्स नहीं रहा, उनको भी कंप्यूटर लाइन में अपनी करियर बनाने का पूरा मौका है। दोनों ही कोर्स प्रोफेशनल है, एमटेक इज कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशनल कोर्स एंड एमसी इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशनल कोर्स। फिर आपको एक बात बताना चाहेंगे, मैटर ये नहीं करता कि आपने एमटेक किया या एमसी किया है, मैटर सिर्फ ये करता है कि आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, तो बहुत अच्छे सवाल के जवाब हमें मिले, और ये सब जवाब उन सब दर्शकों के हैं जो ये जानना चाह रहे हैं। इन सब सवालों के जब तक जवाब नहीं होंगे, हमारी उलझनें सुलझेगी नहीं और हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। निर्णय लेने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है फैक्ट्स का होना। अगर फैक्ट्स होंगे तो जजमेंट ले सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स ही नहीं पता तो जजमेंट कैसे लेंगे।
हमारे बीच में अंजू, प्रोफेसर अंजू भट्ट हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप एमसीए हैं और पिछले 5 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हैं। आप बीसीए और एमसीए बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। सो अंजू भट्ट मैम से जानना चाहेंगे कि आपका क्या फ्यूचर है, मतलब कंप्यूटर्स में किन बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए? सर टेस्टिंग बेसिकली सब बीसीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, ये सब स्टूडेंट्स टेस्टिंग एंड डिबगिंग कर सकते हैं। और टेस्टिंग ऐसी कोई टफ फील्ड नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वो हर एक फील्ड, मतलब हर एक लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, डॉटनेट, पीएचपी, इन सब के लिए डेवलपर रिक्वायर्ड है। बट अलग अलग कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड करती है, और इन कंपनीज को टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और हर एक कंपनी को टेस्टर, अलग अलग टाइप्स के टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ये वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनमें इंटरेस्ट हो सॉफ्टवेयर, और थोड़ी सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। और आप इसको कैसे सर्च कर सकते हैं, आप कैसे टेस्टिंग लाइन में जा सकते हैं, इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप उनमें अपनी प्रोफाइल्स डाल सकते हैं, जैसे company.com, monster.com, naukri.com। और बेसिकली एक साइट होती है कि आप घर पे बैठ के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और या टेस्ट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रेट। इसका मतलब अंजू जी कि अगर गर्ल्स इस प्रोफेशन को सेलेक्ट करती है तो उनके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि गर्ल्स के लिए ड्यूअल लायबिलिटीज होती है, क्योंकि वो होम मेकर भी होती है, तो घर बैठ के भी प्रैक्टिस की जा सकती है। एक नई बात हमारे को जानने को मिली कि अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना अगर हमारे को आ गया, अगर हमने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया, तो हम घर बैठे भी इसकी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लोगों की जो वेबसाइट्स है जो स्लो है, जिनका लोडिंग टाइम कम है, जिनकी बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हुई हुई है, उनको खुद को पता नहीं उनकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम्स है, पर यूज़र उसे प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की, क्योंकि आने वाले टाइम में, बल्कि मैं तो कहूँगा आज भी, हम ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी वेबसाइट के थ्रू जुटाते हैं, उनकी वर्किंग के बारे में। तो वेबसाइट का ठीक से होना, रिस्पॉन्सिव होना वेबसाइट का यूज़र फोकस्ड होना, वेबसाइट का तुरंत खुल जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और वेबसाइट में बग फ्री होना, गलतियां ना होना, एरर ना होना, उसका टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाना, कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सो जो लोग कंप्यूटर को मार्केटिंग फील्ड से भी जोड़ना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि खुद की प्रैक्टिस भी करें, तो मुझे लगता है ये वेबसाइट टेस्टिंग जो है वो एक बहुत ही न्यू एरियाज है। पर फिर वही बात, जो इनमें पैशन है, जिनमें इंटरेस्ट है, जो अपना खुद का प्रोफेशन करना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ा एंटरप्राइजिंग है, जो थोड़ा रिस्क टेक कर रहा है, जो अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एरिया है। तो ये भी कह सकते हैं कि आईटी फील्ड उनके लिए भी अप्रोप्रिएट है जिनमें एंटरप्राइजिंग है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हुए इस सदी के अंदर, ये सब आईटी ऐसे एरिया से निकले हैं। और रिस्क बहुत कम है, क्योंकि यहाँ स्किल की जरूरत है। अगर आपके पास स्किल है तो आपकी रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी, आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अनदर ब्रांच। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है, आप में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी है, तो आप छोटा बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और उसको बहुत बड़े लेवल पर भी ले जा सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया अंजू भट्ट, प्रोफेसर अंजू भट्ट मैम। और हमारे साथ है प्रोफेसर राहुल अग्रवाल। प्रोफेसर राहुल बहुत ही पैशनेट टीचर हैं। मैंने जब भी स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो इनकी मैथमेटिकल एबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है और बच्चे राहुल अग्रवाल सर को बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक दिया जाता है इनके बारे में। और मैं ये कहूँ कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैथ सबसे बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। तो एक तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट का होना और उसी सब्जेक्ट में एक पैशनेट टीचर का होना एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी उसे यंग होना, ताकि
बच्चों की प्रॉब्लम को बहुत करीबी से समझ सकें। सो ये सब बातें सर की प्लस पॉइंट है। और मैं चाहूँगा राहुल अग्रवाल सर अपने इस एरिया में जिसमें डाटाबेस में आपका स्पेशलाइजेशन है, डाटाबेस जो है इसमें करियर से रिलेटेड क्या प्रोस्पेक्टस है, ओवर टू राहुल, प्रोफेसर राहुल अग्रवाल सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जो रेस्पेक्टेड हो, साथ में सिर्फ पैसा भी ज़्यादा, बेसिकली पर्पस मनी भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। तो आईटी फील्ड में डाटाबेस एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है। एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव का इनिशियल पैकेज 10 लाख से स्टार्ट होता है। हर कंपनी में डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की रिक्वायरमेंट होती है। तो डाटाबेस बेसिकली वो बच्चे कर सकते हैं जिनमें एनालिटिकल पावर, जो सोच सकते हैं, जो नया कुछ करना चाहते हैं, जो इनोवेटिव डाटा को फेच करना चाहते हैं, जो इनोवेटिव पॉलिसीज डिजाइन करना चाहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता पॉलिसीज के बेसिस पे, और पॉलिसी डिसाइड होती है डाटा के बेसिस पे। आपके पास अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आगे हम कैसे यूज में ले सकते हैं, ये सारा वर्क कौन करेगा, डाटाबेस के थ्रू किया जा सकता है। तो मैं रिक्वायरमेंट है एक अच्छे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए डाटाबेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ओरेकल, एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज होना हमें रिक्वायर्ड है। सर प्रैक्टिकली डाटाबेस को हम इंडस्ट्री में किस तरह से यूज करते हैं प्रैक्टिकल वे में, ताकि हम सब ये जान सके कि इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। किसी भी कंपनी का बेसिक पार्ट होता है डाटाबेस। अपन कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें डाटाबेस का होना बहुत जरूरी है। डाटाबेस में ही सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज रहेगी, लाइक बैंकिंग सिस्टम। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज रहेगी डाटाबेस में। किसी कस्टमर का अकाउंट नंबर क्या है, उसका अभी ओपनिंग बैलेंस कितना है, अभी उसके पास कितना पैसा अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज रहेगी डाटाबेस में। तो डाटाबेस के थ्रू ही हम कस्टमर की क्रेडिट कार्ड लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं किसी कस्टमर को कितना लोन अप्रूव करना है, ये सारी पॉलिसी डिसाइड होगी डाटाबेस के थ्रू। ग्रेट, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपने अपना अच्छा नॉलेज शेयर किया सर हमारे साथ में। प्रोफेसर राहुल अग्रवाल सर, हम आपकी बातों से ये समझे हैं जिन्हें बिजनेस रन करना है, और बिजनेस में डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिना डाटा के हम डिसीजन ले नहीं सकते। बैलेंस शीट से रिलेटेड डाटा है, कस्टमर से रिलेटेड डाटा है, मार्केटिंग से रिलेटेड डाटा है। और अक्सर हमने जब अपनी किताबें पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर हमारा डाटा अगर अच्छा नहीं है, वो गार्बेज जैसा है, तो गार्बेज जैसा ही आउटपुट मिलेगा। तो डाटाबेस मैनेजमेंट डेफिनेटली एक अच्छा फील्ड है, और वो लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें डाटा उनके लिए बहुत ही अहम है। उन डाटा को ठीक से रखना और उन्हें ठीक टाइम पे उसे रिट्राइव होना। सो सॉफ्टवेयर के साथ साथ डाटाबेस जब तक तैयार नहीं होगा तब तक वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि डाटाबेस मैनेजमेंट जो है ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है। पर इस एरिया में जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें किस तरह का स्किल होना चाहिए? एनालिटिकल स्किल्स होना जरूरी है, जो कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, कुछ नए ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कुछ नई पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि कब कौन सी पॉलिसी लॉन्च करें, और कब कौन सा एडवर्टाइजमेंट करें, किस कस्टमर्स को टारगेट करें। ये सारी में तो इनोवेटिव कुछ नया हमें करना है, कंपनी को बहुत अच्छे समय रन करवाना है। तो उसके लिए क्या पॉलिसी हम डिजाइन करें, क्या स्कीम्स हम डिजाइन करें ताकि कस्टमर्स अट्रैक्टिव। सो इसमें बीसीए करना ठीक रहेगा या बीटेक करना ठीक रहेगा? अगर इसमें बच्चे अपना अगर करियर बनाना चाहते हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसमें बीसीए करना ज़्यादा बेटर है। बीसीए में क्या होगा, दो बार हमें पढ़ने को मिलेगा, एक बार डाटाबेस मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेगा, एक बार एडवांस डाटाबेस पढ़ने को मिलेगा। इसमें ओरेकल, एसक्यूएल वगैरह पढ़ने को मिलेगा, जो बीसीए में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। बीटेक में इसका एक ही पेपर होता है, जबकि बीसीए में इसको दो बार पढ़ने को मिलेगा, एडवांस लेवल तक जाने का मौका मिलेगा। ग्रेट। सो मुझे लगता है कि सर ने काफ़ी क्लेरिफाई किया है, क्योंकि ये अक्सर एक प्रश्न रहता है कि कौन सा कोर्स हमारे को उसमें सेलेक्ट करना चाहिए। सो थैंक यू राहुल अग्रवाल सर फॉर गिविंग सच ए प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हमारे साथ में जो दूसरा एक कंप्यूटर में एक एरिया आता है, वो एरिया है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे दिन सुनते हैं, ये सुनने को मिलता है कि वेबसाइट हैक हो गई, या वेबसाइट को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है,
तो वेबसाइट का लगातार फंक्शन करते रहना, उसे लगातार चलते रहना कितना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एरिया है, और इसके लिए साइबर लॉज भी बने हुए हैं। आज ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या आगे प्रोग्रामिंग नहीं है? सब ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट बन चुका है। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जो करियर है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स और नेटवर्किंग में क्या स्कोप है। प्रोफेसर हर्षिता मैम जो है वो एक अच्छी कम्युनिकेटर भी है और यंग प्रोफेसर भी है इन आवर इंस्टीट्यूशन। सो थैंक यू हर्षिता मैम, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स फॉर BCA एंड BTech स्टूडेंट्स या MCA एंड MTech स्टूडेंट्स, इस एरिया में जो फ्यूचर है, करियर स्कोप है, उसके बारे में अपना नॉलेज शेयर करें। थैंक यू सर फॉर सच अ गुड क्वेश्चन सर। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी ये दो से अलग अलग चीज़ें हैं और मिलकर बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट बनता है। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली हर जगह, हर स्ट्रीम में, हर अलग अलग स्ट्रीम में एक ही तरीके से यूज आता है। पहले हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, तो आज के टाइम पे नेटवर्किंग वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से आती है। नेटवर्किंग हर फील्ड में यूज आती है, चाहे वो एजुकेशन में, चाहे रिसर्च में, चाहे कहीं भी रियल टाइम एरिया में, खेती, बैंकिंग, हर जगह नेटवर्किंग यूज आती है। और जहाँ जहाँ नेटवर्किंग यूज आती है वहाँ उसकी सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। बेसिकली नेटवर्किंग और सिक्योरिटी, हैकिंग आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है सर, इसके लिए सिक्योरिटी, नेटवर्किंग के साथ साथ सिक्योरिटी भी ज़रूरत होती है। उस सिक्योरिटी के लिए हमें पूरे क्रिप्टोग्राफी और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। नेटवर्किंग को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अगर आप जानना चाहें कि प्रैक्टिकली नेटवर्किंग को हम डे टू डे लाइफ में या इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ करते हैं? नेटवर्किंग को बेसिकली, नेटवर्किंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 12th के बाद BCA एंड उसके बाद MCA करके हम नेटवर्किंग के लिए हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क टेक्नीशियन, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क कंसल्टेंट, नेटवर्क मैनेजर्स, ये सब हम नेटवर्क में कर जा सकते हैं। साथ साथ में जब हम सिक्योरिटी ऑप्ट करते हैं, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, तो हम डिफेंस में, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो और बड़ी MNCs में एज अ सिक्योरिटी मेंटेनेंस में यूज ले सकते हैं। मतलब जो हम पूछना चाह रहे थे वो ये है कि नेटवर्किंग का मतलब कंप्यूटर के नेटवर्क से है, LAN से है या वाईफाई से है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री के अंदर? सर नेटवर्किंग इट्स ऑल अबाउट सर कनेक्टेड डेटा को कहीं पे भी सेंड करना, प्रोवाइड कराना। सर इसमें वाईफाई भी आता है, एडॉक नेटवर्क इसका अभी सर बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एग्जांपल है जिसमें एडॉक नेटवर्क एक सर्टेन एरिया में एज अ वाईफाई यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डेटा विद द हेल्प ऑफ राउटर्स एंड पैकेट्स डेटा ट्रांसफर होते हैं, जिसका एग्जांपल वाईफाई एंड ब्लूटूथ है। तो नेटवर्क में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी जगह हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी जो लिसनर है डेफिनेटली वही जानना चाहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो कॉर्पोरेट जगत के लिए, कि कॉर्पोरेट में अगर हम जाकर सर्विस करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैंक में सर्विस करें, हम चाहे कि कॉर्पोरेट में सर्विस करने की बजाय हम गवर्नमेंट को सर्व करें, हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, तो फिर हमें कुछ एग्जाम पास करने होंगे। तो वो एग्जाम हम BSc हो, BCom हो या BCA हो, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उस एरिया में अगर हमें जाना है, हम चाहते हैं हमें बैंकिंग सर्विस में जाना है, तो किस तरह का एग्जाम हमें पास करना होता है और उन एग्जाम में किस तरह के पेपर्स आते हैं। हमारे बीच में आज प्रोफेसर साकेत शर्मा, आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने के लिए बच्चों को पिछले 10 साल से गाइड करते आ रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर नेम है आपका सोसाइटी में। हम प्रोफेसर साकेत शर्मा से पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे अपना कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब भी साइमल्टेनियसली करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें BCA लेकर आगे बढ़ना ठीक रहेगा या उन्हें BSc लेकर आगे बढ़ना ठीक रहेगा, या इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता? ओवर टू साकेत सर। Good morning everyone. Thank you
for providing me this opportunity. आपका जो क्वेश्चन है सर बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जब हम एंटर करते हैं हमारे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद क्या होना चाहिए, कौन सा करियर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो इन दोनों में से किस करियर को हम चूज करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को कई लोगों के माइंड में आता भी है, कई लोगों के माइंड में नहीं भी आता है, बाद में आता है, ग्रेजुएशन के बाद में आता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप कोई सा भी करियर चूज कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर लें चाहे प्राइवेट सेक्टर लें, दोनों ही सेक्टर्स आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जब अरुंधति भट्टाचार्य ने SBI एज ए PO ज्वाइन किया था, तो कौन जानता था कि वो CEO बन जाएंगी उसी सेम बैंक की। तो इस तरह के एग्जांपल्स बहुत सारे अवेलेबल हमारे सामने हैं। ये अरुंधति भट्टाचार्य गवर्नमेंट सेक्टर से आ गई, तो चंदा कोचर जो है हम सब जानते हैं वो ICICI बैंक की हेड है इस समय, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक से हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में पिनाकल पे पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड द पिनाकल एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हमको थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर को हायर एज हमारी सोसाइटी में मिलता है, प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा इसको सोशल रिकॉग्निशन मिलती है। इसका रीजन भी साफ साफ ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम को सोसाइटी में गवर्नमेंट सेक्टर को सिक्योर जॉब के रूप में देखा जाता है। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है तो उससे महसूस होता है कि हाँ इसकी जॉब सिक्योरिटी है। हम सब जानते हैं कि रिसेशन आया था रिसेंटली, तो उसमें क्या हालत हुई थी प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब को खोना पड़ा था। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के सारे एम्प्लॉइज सिक्योर थे, उन्होंने वो आज भी सिक्योर है, हमेशा सिक्योर रहेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसे किंगफिशर एयरलाइंस थी, उसकी हालत हम सब जानते हैं, रिसेशन में ऐसी हालत प्राइवेट सेक्टर में हो जाती है। हालांकि दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर फिर भी इस समय हॉट मार्केट है। अब ग्रेजुएशन में हम कौन सा कोर्स ले सकते हैं ताकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, ये कोर्स पे डिपेंड करता ही नहीं एक्चुअली। आप चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप BCA से कर रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स लेके कर रहे हैं, चाहे आप BSc से कर रहे हैं, किसी भी कोर्स से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप इस गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। और अभी तो हालात ये हो गए हैं कि ज्यादातर लोग जो बैंक और SSC या RS IAS की फील्ड में जा रहे हैं वो इंजीनियर्स हैं, या फिर BCA और MCA वाले लोग आ रहे हैं, या BSc वाले आ रहे हैं। आर्ट्स वाले लोग बहुत कम हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। उसका रीजन भी साफ है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो आजकल लिया जा रहा है उसके लिए यही लोग ज्यादा सूटेबल हैं। ये लोग पूरे ग्रेजुएशन के दौरान अपनी मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्किल्स को यूज करते हैं और उसी से ही ये सारे एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं बैंक और SSC के लिए, सभी के लिए सूटेबल है, सभी लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। और कोई ये ना सोचे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा है जो बिल्कुल जनरल टेस्ट होता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर्स एंड GK ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आप कोई भी कोर्स लेके आप ये कर सकते हैं। पर ये आपने सही बोला है, क्योंकि हर इन सब कोर्स के लिए जब एप्टीट्यूड टेस्ट आपको फेस करना है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जो शायद BA कोर्स में कहीं मिस हो जाती होगी। क्योंकि BA में आपको इलॉबरेशन करना है, एक लिखी हुई थ्योरी के बारे में जानकारी जुटानी है, आपको अपना डाटा बेस बनाना है, लॉजिकल थिंकिंग कहीं मिस हो जाती है। तो आपको लगता है कहीं जो बच्चे BCA से या BSc से के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। BA वाले लोग भी इसमें क्या है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें IIT लेवल की मैथ्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसमें आपको IIT लेवल की जो मैथ्स आती है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो वाली मैथ्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। फिर भी एक लॉजिकल थिंकिंग तो प्लस रोल प्ले करती होगी, क्योंकि जिन लोगों का एक सोचने का तरीका होता है, साइंस में जब भी बच्चा सोचेगा तो वाई से सोचेगा, जबकि आर्ट्स में, सोशल साइंस में वो हाउ से स्टार्ट करता है, ये काम कैसे हो रहा है। तो ये जो सोच का जो बेसिक फर्क है, और ये इनको 3 साल में बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है उसी तरह की सोच से। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप तो दोनों ही तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं और डील करते हैं, इसलिए सर आपका अनुभव क्या कहता है? पिछले 10-11 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब चीजें, तो मैंने सब टाइप के लोगों को फेस किया है। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके सामने है कि नहीं। जब फैकल्टी आपको ये सब चीजें करवाते हैं तो वो सबको बराबर मान के चलते हैं।
वो बेसिक लेवल से चलते हैं ताकि जो बीए वाले लोग हैं उनको भी सारी मैथ समझ में आए। और ये जो एग्जाम्स है वो ट्रिक बेस्ड एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि बीए वाले लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लॉजिकल थिंकिंग उनमें चाहिए तभी वो ये कर पाएंगे। इसमें केवल ट्रिक्स हैं, एसएससी और रीजनिंग की जो ट्रिक्स वो एक्सपीरियंस फैकल्टी जानते हैं, वो बताते हैं क्लास में और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज अगर इंजीनियर्स भी वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो बीए वालों से भी पीछे हो जाएंगे, इसलिए बीए वाले भी बहुत आगे बढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत सही बताया साकेत शर्मा ने, और शायद हर एक अच्छा और पावरफुल टीचर ऐसे बोलता है, उसे कोई भी चीज स्टूडेंट दीजिए वो उन्हें डेवलप कर देगा। चाणक्य में क्षमता है कि वो किसी को भी चित्रगुप्त बना सकता है, पर बेसिकली उसके अंदर वो डेडिकेशन चाहिए, उसे बर्निंग डिजायर चाहिए उसके अंदर। बहुत सही आपने बोला, अगर बच्चे में वो डिजायर है तो किसी भी वक्त वो जाग सकता है, किसी भी वक्त उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपने बीए लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि आपने बीएससी लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ एक से है, अगर आपकी लाइफ में कोई मिशन ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई बड़ी डिजायर ही नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है और कड़ी मेहनत के लिए विल पावर और एक दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपके लिए अगर आप बीसीए के थ्रू भी जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीए के थ्रू आप बैंक में जाएं या बीकॉम के थ्रू जाएं। अगर आप बीसीए करके आपको लगता है कि मेरे को आईटी साइड में आगे बढ़ना है तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट सर्विस की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी है, वो कहीं ख़त्म नहीं होती। लेकिन सर मेरा एक आपसे ये सवाल है कि अपार्ट फ्रॉम किस तरह की सर्विसेज जो बच्चे जो सिक्योर जॉब लेना चाहते हैं, तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट की आप प्रिपरेशन कराते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी, इंग्लिश की, और इस साल अपन डीएनए ग्रुप ऑफ कॉलेज में ये सोचा भी है, क्योंकि कॉलेज की हमेशा ये सोच रही है कि बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद इंडिपेंडेंट बने, और हम इस डायलॉग को बार बार बोलते रहे और पेरेंट्स को भी ये बात समझाते रहे। और चूंकि गर्ल्स कॉलेज है, अभी हमने 2 कोएड कॉलेज भी चालू किया है और 5 गर्ल्स कॉलेज है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम बार बार एक बात बोलें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाए, कि लोग उसे घूर घूर के देखें, अरे उसे सूरज जैसी बनाओ, उसे पावरफुल बनाओ, उसे इंडिपेंडेंट बनाओ, ताकि ढूंढने से पहले नजरें बार बार झुके। उसे अरुंधति राय बनाओ, उसे चंद्रा पूजन बनाओ, उसको उसका पैशन दे दो, उसे उसका इंटरेस्ट दे दो, उसको जबरदस्ती कोई चीज ना कराओ, उसके लिए काउंसलिंग कराओ, उसका इंटरेस्ट को जाने और फिर उसको किसी कोर्स के अंदर जाने की हम सलाह दें। यही सही अप्रोच है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सोसाइटी के अंदर। सो साकेत सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर आदमी और पर्टिकुलर गर्ल्स तो हमेशा सिक्योर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे जॉब है जो बीसीए या बीटेक करने के बाद में अच्छे सिक्योर जॉब कौन कौन से अवेलेबल होंगे? सर इसमें जो है आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग के लिए वेरियस एग्जाम्स अभी आईबीपीएस कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें आरआरबी भी आता है, रूरल बैंक्स वाला एग्जाम है, आईबीपीएस एग्जाम है, एसबीआई है। एसबीआई का तो इतना अच्छा पैकेज है कि 12-12, 13-13 लाख के पैकेज उसमें मिल रहे हैं, अभी भी रिसेंटली निकली हुई है उसकी भी वैकेंसीज। तो इतने अच्छे पैकेजेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एसएससी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी में आपको क्लरिकल लेवल का एग्जाम मिलता है, ऑफिसर लेवल का एग्जाम मिलता है, जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स, सीबीआई, एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम्स, इन सब में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये क्या ग्रेजुएशन के बाद है या 12th के बाद में? सर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर आपने, कि कब से हमको स्टार्ट करना चाहिए, और मैं इसी पे आना चाहता था। सर ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कब करें, ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलत थिंकिंग है उनकी, क्योंकि एप्टीट्यूड बिल्ड करना 1-2 दिन का काम नहीं है। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद ही बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं वो फिर उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस इज राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू एंटर योर ग्रेजुएशन। अगर आपने फर्स्ट डे को ही ये सोच लिया कि मुझे तो बस गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट में जाना है, किसी में भी जाना है, पर मुझे अपने करियर को आज से ही सोचना है, आज से मुझे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तब जाके आप उन लाखों लोगों में सबसे अलग हटके आ पाएंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ योर ग्रेजुएशन तभी से आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो अगर 3 साल में आपने डिवाइड करके अगर स्टडी की और एक प्लानिंग से स्टडी की, तो आप आराम से ग्रेजुएशन के साथ ही निकल सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया सर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो
गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर को फोकस ही नहीं कर पा रहे अपने कॉलेज एजुकेशन के दौरान। कीपिंग दिस व्यू पॉइंट इन माइंड, इसी बार हमने स्टार्ट किया है कि प्रोफेसर साकेत शर्मा सर कंटिन्यूस क्लासेस यहाँ पर फॉर ऑल दी स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, सब बच्चों को प्रिपरेशन कराया जाएगा। और अपनी सारी स्टडीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर आते बच्चे जो है उनके अंदर पूरी वो स्किल्स डेवलप हो जाएगी जिससे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में आ जाएंगे, चाहे वो बैंक वाले हो चाहे एसएससी वाले हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो सर आपने मेरे को बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया, एसएससी के बारे में बताया, एसएससी एग्जामिनेशन, और कौन से एग्जाम है जो बच्चे सिक्योर जॉब की जो तलाश कर रहे हैं वो। इसके अलावा और अगर हम हायर लेवल पे जाएं तो आरएएस और आईएएस के एग्जाम्स होते हैं। आरएएस आईएएस में भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट का कर दिया है। आरएएस में 150 जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 25 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड से होते हैं और वही डिफरेंस बना रहे हैं। जो लोग ये एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उन 25 क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं और बहुत ही सिंपल लेवल पे आते हैं। हर फील्ड से लोग बात कर सकते हैं। और डिफेंस में क्या स्कोप है? डिफेंस में भी, सब में, एनडी में भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही, सब फील्ड्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट तो मस्ट है। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, डिफेंस में आप सीडीएस का भी एग्जाम होता है, एनडीए का भी होता है। हर एग्जाम्स में आपको मैथ्स रीजनिंग से ही आपको डील करना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और जीके पढ़नी पड़ेगी। तो क्यों ना उसको अभी से स्टार्ट किया जाए। इतना जरूरी बात आपने बताई है कि हमारे सिलेबस पुराने हो चुके हैं, हमारे बीसीए की पढ़ाई पुरानी हो चुकी है, हमारी एमसीए की पढ़ाई पुरानी हो चुकी है, पर हम लोग एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बनी है और उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो किए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है उस पर हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि बीसीए और एमसीए करने के बाद में 5 साल डिवोट करने के बाद भी बच्चे वो नहीं कर पा रहे जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। इंडस्ट्री को सोच रही है, एजुकेशन को सोच रही है और एक बड़ा गैप बना हुआ है। तो इस बात की बहुत बड़ी नीड है कि उस कॉलेज जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है या नहीं है, वहाँ स्टडी इन्वायरमेंट इस तरह का है, इनोवेटिव है या नहीं है, वहाँ बच्चों को बाहर के प्रोफेशनल से इंटरेक्ट कराया जाता है या नहीं कराया जाता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो मुझे लगता है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है ही इतनी बड़ी बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जॉब से जुड़ी हुई बात है, प्लेसमेंट से जुड़ी हुई बात है। प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। कंप्यूटर में वही पर्सन आना चाहता है, प्रोफेशनल कोर्स वही करना चाहता है जो जॉब की तलाश है, पर जॉब की तलाश के लिए कोई मैकेनिज्म भी होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा इंटरव्यू में डरेंगे, घबराएंगे। सो यस बताइए सर। अगर हम आईएएस की बात करें तो आईएएस में एक सीसेट का पेपर होता है, वो पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होता है। उसमें आपके पैसेजेस, इंग्लिश पैसेजेस और रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वालिफाइंग पेपर हो गया है। पहले उसके मार्क्स पूरे जुड़ते भी थे, लेकिन आजकल यूपीएससी ने उसको क्वालिफाइंग कर दिया, उसमें पास होना जरूरी है। तो हर जगह एप्टीट्यूड टेस्ट काम आ रहा है। और एक मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो स्टार्ट होती है ना, इसको मैं विटामिन स्टार्ट के नाम से जानता हूँ। विटामिन स्टार्ट और एक विटामिन थिंकिंग बहुत जरूरी है। हम किसी भी चीज को थिंकिंग के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जी थिंकिंग की ओवरडोज जब हो जाती है तो वो विटामिन थिंकिंग जो है विटामिन स्टार्ट को सप्रेस करने लग जाता है। तो ज्यादातर लोगों की लाइफ ग्रेजुएशन यूं ही निकल जाती है थिंकिंग करते हुए कि हम बाद में करेंगे, लेकिन जो लोग स्टार्ट ले लेते हैं वही आगे अपने डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं। पर सर आपने बहुत सही बताया, जब तक विटामिन थिंकिंग नहीं जाएगा, जब तक थिंकिंग प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक स्टार्टिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। जब तक हमारा प्लेन जो है पूरी तरह से इंजन उसमें फ्यूल पूरा नहीं गया तब तक वो उड़ नहीं सकता। तो थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कीपिंग दिस व्यू पॉइंट इन माइंड, आप सभी जानते हैं, पूरी सोसाइटी जानती है कि हम लोग ऊर्जा प्रोग्राम यहाँ रन करते हैं जहाँ बच्चों को सही तरह से क्रिएटिव इनोवेटिव सोचना सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। वास्तव में ऊर्जा जो है, हम सब लोग ऊर्जा ही है और ऊर्जा बढ़नी चाहिए, ऊर्जा चैनलाइज होनी चाहिए। कितनी पोटेंशियल हमारे अंदर है, हम 50 ट्रिलियन सेल के मालिक हैं, एक सेल में 20 ट्रिलियन डीएनए है और हमारी एक सेल की जो मेमोरी पावर है मोर देन 8 GB है। हम कितने कमाल के हैं, पर हम जागे नहीं तो बेकार है। तो जो ऊर्जा प्रोग्राम है वो हमारे थिंकिंग करना सिखा रहा है। और एप्टीट्यूड टेस्ट और जो अपन ने एबीसी कोर्सेज बनाए हैं जो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन है, तो वो ये कोर्सेज जो है बच्चों को वास्तव में जॉब से जोड़ सकेगा। कॉलेज का मतलब लोग सोचते हैं कि एक फन लविंग प्लेस जहाँ हम घूमें फिरें। मुझे लगता है कि हमें जापानीज से सीखनी चाहिए,
जापान में बच्चे जो है कॉलेज एजुकेशन में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं। हम पीएचडी कर रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। कितनी सोसाइटी में ज़रूरत है इस बात की कि 125 करोड़ लोगों का ये मुल्क, और यहाँ पे कितनी यूथ पावर को हम यूज़ कर पा रहे हैं, उन्हें मीनिंगफुल एम्प्लॉयड कर पा रहे हैं। बिहारी ग्रुप ऑफ कॉलेज का तो हमेशा कोशिश ये रही है कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हो, यूनिफॉर्म हो, सीरियसनेस हो, और फन भी हो, और साथ साथ प्रोफेशनलिज्म भी हो, और एक एक मिनट को भी वो किया जाए, बंक ना हो क्लास, सीरियस क्लासेस हो, और सीरियसली अपने करियर को फोकस किया जाए। क्योंकि 3 साल के टर्निंग पॉइंट होते हैं। अगर इन 3 सालों में अगर हमने फोकस किया तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाहर से नहीं होता, वो अंदर से होता है। उसके लिए अच्छे योग्य टीचर्स की आवश्यकता होती है, उसके लिए योग्य डायरेक्टर्स और योग्य थिंकर की आवश्यकता होती है। सो डेफिनेटली ये सब बातें हैं, लेकिन हमारे साथ में आगे हम चले तो हमारे साथ में प्रोफेसर निधि गुप्ता मैम है। आप भी इंजीनियरिंग साइड से बीटेक किया और एमटेक किया, और हम चाहेंगे कि मैम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारी अपनी बात रखें। पावरफुल टीचर, पावरफुल थिंकर, प्रोफेशनली क्वालिफाइड और इंडस्ट्री की समझ रखने वाली ऐसे मैम से, निधि गुप्ता मैम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड करियर स्कोप पे थोड़ा लाइट डालें। ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये बिल्कुल एक नया इमर्जिंग फील्ड है। अब डे टू डे लाइफ में जितने भी फील्ड्स हम देख रहे हैं, सब में वही सब जो रोज काम होता है वो होता है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और डे टू डे लाइफ में हर जगह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, सबसे पहले आप एंट्री करते हो तो गेट पर अटेंडेंस करते हो थंब इंप्रेशन के थ्रू, या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू। दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग। सपोज अगर आप आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हो या फिर अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, तो क्या होता है कि पहले तो क्या होता था कि वो जो टेस्टर्स होते थे वो टेस्ट करते थे। आजकल क्या कंप्यूटर जवाब देता है कि आपको कौन सी बीमारी है, सिर्फ आप ब्लड सैंपल का एक स्लिप उसके अंदर डालते हो तो पूरा रिपोर्ट आपका जनरेट होकर आ जाता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम्स। इसमें क्या होता है कि बस आपको कंप्यूटर को डेटा ऑलरेडी फीड है, उसको कुछ नहीं करना, जो टेस्टर है वो आउटपुट अपने आप देगा। वी आर मेकिंग द मशीन इंटेलिजेंट। हम मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, उसे सोचने की क्षमता दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। सो मैम, इसको हम किस तरह से जॉब में कितना स्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने एरिया बताया, इसमें जॉब की कितनी संभावना है, और इसकी जो यूजेस है वो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में? सर इसके यूजेस दोनों ही जगह पर हैं। एक ये ऐसा फील्ड है आईटी का जिसमें आप सबसे ज्यादा कमा सकते हैं। सर मिनिमम पैकेज गूगल जो हायर करता है सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंजीनियर्स को हायर करता है। दे आर ऑफरिंग द पैकेज 90 लाख। और इसरो जो सबसे ज्यादा जॉब आईटी के लिए निकालता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो इंजीनियर्स होता है उन्हीं के लिए निकालता है। तो आप अपने आप को ही नहीं, अपनी कंट्री को भी सर्व कर सकते हो। यू कैन गो टू नासा भी वैकेंसी निकालता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोफेशनल्स के लिए। तो इसमें जो जॉब स्कोप है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में है। तो आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है वो बीसीए और बीटेक में अगर कंपैरिजन करें तो किसमें मोर फोकस्ड है इस एस्पेक्ट्स को? Sir, actually both syllabus are same. I have taught this subject in BTech and MCU both. Great. Sir, both are having the same syllabus. But if you want to go for government job, अगर आपको government job में apply करना है, private job में तो आप MCA के basis पे qualify कर सकते हो। पर मैं इसरो और नासा की बात करूँ, जिसमें आप country या पूरे world को serve करते हो, then you have to go for MTech in artificial. पर practically देखिए मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस में जो चीज़ लिखी हुई है, कोई भी चीज़ में प्रोफेशनसी तब आती है जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कैसे गेन कर सकते हैं? सर उसके लिए क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है माइसिन। आप उसको अपने इंस्टॉल करा सकते हो और उसके थ्रू आप बच्चों को दिखा सकते हो। या फिर जो जैसे कि अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम तो हर जगह अवेलेबल है, आप उसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए आपको इंजीनियर के थ्रू बच्चों को ये समझा सकते हो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट भी कवर हो जाएगी। या फिर आजकल हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो लैपटॉप तभी ओपन होता है जब मेरा फेस रिकॉग्नाइज करता है। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनकी जो छोटी छोटी चीजें जो हम रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं उनके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। पर अल्टीमेटली जो एक सब से बात करने के बाद एक बात जो इमर्ज होकर हमारे सामने आई है वो ये है कि कॉलेज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनने चाहिए। जब तक वहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है इन सब चीज़ों का और बुकिश नॉलेज ही है, तब तक वहाँ पे प्रोफेशनल नहीं क्रिएट हो सकते हैं।
और लोगों को फिर अपनी ज़िंदगी एमसी के बाद स्टार्ट करनी पड़ती है। सो अगर हमारे कॉलेज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी डेवलप हो जाए, जहाँ पे बच्चे वेबसाइट बना सकें, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सके, जहाँ नेटवर्किंग पे काम कर सके और प्रोफेसर भी उसमें इन्वॉल्व हो सके, तब फिर हमारा एजुकेशन सीनरी जो सोसाइटी में है वो डिफरेंट होगा और बच्चे पावरफुल बनेंगे। और जॉब तो निश्चित रूप से ये जो सब्जेक्ट है ये तो बहुत ही जॉब ओरिएंटेड है। सो बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमारे बीच में ई कॉमर्स के बारे में हम सब जानते हैं। आजकल हर वेबसाइट जिसको देखो, कोई नौकरी.com की बात करता है, तो कोई collegedekho.com की बात करता है, तो कोई collegedekho.com की बात करता है। मार्केटिंग पूरी तरह से बदल चुकी है, ई कॉमर्स सबके जहन में उतर चुका है। सब बहुत कंफर्टेबल है ऑनलाइन परचेसिंग करने के लिए। हम सब लोग अपनी सारी परचेसिंग के कार्ड से करना चाहते हैं, हम सब लोग पेपरलेस वर्क चाहते हैं। ई कॉमर्स कितना बड़ा एरिया है, तो ई कॉमर्स और वेब डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए हम आज प्रोफेसर शशि नरूका मैम से बात करना चाहेंगे। इसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं और बच्चों में किस तरह की स्किल हो ताकि वो इस जो मैंने एरिया बताया उसमें अपनी करियर को आगे बढ़ा सके। ओवर टू प्रोफेसर शशि नरूका। Thank you, sir, for this opportunity. Web development and e-commerce, where you need skill. आप अगर creative हैं, आप में डिजाइनिंग स्किल्स है और थोड़ी बहुत लॉजिकल स्किल है, देन दैट इज द फील्ड वेयर यू कैन गो। वेब डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स और वेब डेवलपमेंट ऐसी फील्ड है जिसमें आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, खुद का एक बिजनेस रन कर सकते हैं जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे और मैक्सिमम इनकम गेन करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स ऐसा वे है जहाँ इजीएस्ट और स्ट्रेंथ जो हम कहें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, इजीएस्ट वे भी है। तो वेब डेवलपमेंट ई कॉमर्स हर किसी के लिए ओपन फील्ड है। जो इजी लेवल पे जाना चाहता है वो नॉर्मल लैंग्वेज PHP को ले सकता है। आज के टाइम में हमें ऐसे टेम्पलेट मिलते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट डाउनलोड करके और थोड़े बहुत चेंजेस करके हमारी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ईजीएस्ट वे है वेब डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग के लिए। कितना अच्छा है, अगर आपको इस पे कमांड आ गया तो आप अपना घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। हर पर्सन को जरूरत है इन सब चीज़ की। हर बच्चा जो अपना करियर स्टार्ट करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, हर कोई पर्सन जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो स्टार्टिंग अपनी वेबसाइट से ही करता है। पहले था स्टार्टिंग कैपिटल से की जाती थी। मुझे लगता है कैपिटल के साथ साथ सबसे पहली जो जरूरत होती है वो आजकल वेबसाइट की हो गई। आप बिजनेस स्टार्ट तब कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट हो, आपके पास चाहे लैंड और बिल्डिंग बाद में आ जाए, जब किराए की लैंड और बिल्डिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। पर एक चीज तो लैंड बिल्डिंग फर्नीचर को भी मात दे गई है और वो है आपकी अपनी वेबसाइट। कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी अट्रैक्टिव बनी हुई है, कितना अच्छा आपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है। कितना भयंकर स्कोप है, देखिए जरा IT साइड के अंदर। कोई बिजनेस IT के बिना कल्पना नहीं की जा सकती किसी भी बिजनेस की। कितना बड़ा स्कोप है। अगर हम वास्तव में इस IT साइड में देखें तो जॉब की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। बट एक बात वो वापस उसको रिवाइंड करना चाहेंगे, अगर आप पैशनेट है, हार्ड वर्किंग है और प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं और शुरू से ही अपने करियर के बारे में फोकस कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई लाइन नहीं हो सकती। IT हमेशा जॉब से भरा हुआ है। आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं, अब्रॉड भी काम कर सकते हैं, क्योंकि PHP लैंग्वेज यहाँ भी है, वहाँ भी है, .NET यहाँ भी है, .NET वहाँ भी है। आप प्रोग्रामिंग यहाँ भी बैठ के कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। कमाल का प्रोफेशन है ये, कमाल की लाइन है ये। सो अपार जॉब की संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर दूसरी लाइन भी कितनी मज़ेदार है जिसमें आप ई कॉमर्स की बात करते हैं। ई कॉमर्स कितना इम्पोर्टेंट एरिया है। सो शुक्रिया फॉर गिविंग सच ए प्रीशियस इंफॉर्मेशन। सर आई कैन ऐड वन मोर थिंग। यस श्योर। वेब डेवलपमेंट ऐसी फील्ड है जिसमें आप मैक्सिमम इनकम कर सकते हैं। उसके लिए है कि एक है फ्रीलांसिंग, जो हम कॉन्सेप्ट लाते हैं IT के अंदर, जिसके अंदर आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। आपको जरूरत नहीं है किसी कंपनी को ज्वाइन करने की, आप घर बैठे भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। क्या बात है। अगर स्किल है, आप विमेन है, स्किल है, घर से आपको परमिशन नहीं मिल रही है, आप यहाँ घर बैठे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर अपने प्रोजेक्ट को बता सकते हैं। आपको जॉब कलकत्ता से भी मिल सकता है, चेन्नई से मिल सकता है, लंदन से भी मिल सकता है, जर्मन से भी मिल सकता है। जरूरत पैशनेट लोगों की है, जरूरत स्किलफुल लोगों की है, जरूरत राइट एजुकेशन की है, जरूरत पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है, जरूरत मार्केटिंग स्किल्स डेवलप करने की है। सो निश्चित रूप से ये बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन थी और एक बहुत ही
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो इस तरह से भी अपनी करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे बीच में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर निधि अग्रवाल मैम, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की है, क्योंकि वेबसाइट का बन जाना पर्याप्त नहीं है, वेबसाइट का सर्च में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई या यूँ कहें कि आप में बहुत स्किल है पर वो कमरे में बंद है, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया है पर आप कुछ बोलते ही नहीं है। आपकी अच्छी वेबसाइट बन गई और लोगों ने नहीं जाना तो उस वेबसाइट का क्या मायने रह गया। हमारा सबसे बड़ा जो आजकल गुरु है वो तो सब लोग बोलने लगे गूगल गुरु। जब तक गूगल गुरु हमारे साथ नहीं है, जब तक हम सर्च इंजन में नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके अलावा SMO भी है, सर्च मार्केटिंग में भी टूल बना हुआ है, मार्केटिंग भी कर सकते हैं हम, फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब अखबार इस सोसाइटी के लिए ऐतिहासिक सब्जेक्ट हो जाएगा। हमारी जनरेशन ये बात किया करेगी कि किसी जमाने में हमारे दादा अखबार पढ़ा करते थे और वो इतने बड़े बड़े हुआ करते थे और चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार पढ़ा करते थे। ये एक ऐतिहासिक बात होने वाली है बहुत ही कम समय में। आज ये अखबार सुबह सुबह इतने हॉकर्स निकलते हैं घरों से, प्रिंटिंग होती है, पेड़ों की कटाई होती है, कब तक आखिर कब तक करेंगे। और वो एक रोज जब चर्चा किया करेंगे तो ये भी बात किया करेंगे कि वो जो दादा लोग जो अखबार पढ़ते थे वो तब तक पढ़ते रहे जब तक कंप्यूटर पे मोबाइल में कंप्यूटर आ गया, उसके भी 50 साल तक पढ़ते थे वो हमारे अखबार और पेड़ों को काटते रहे, मल्ली कुछ नहीं छोड़ा उन लोगों ने। खैर ये सब बातें हैं, पर ये सब बातें एजुकेशन से ही ठीक होगी और सही नॉलेज से ही ठीक होगी। कितनी आवश्यक है कि हम सब लोग IT से भी हो जाएं और अपने पेड़ को काटना बंद करें, हम हमारी अच्छी वेबसाइट बनाएं और उसे ऑप्टिमाइज करें। और इसमें कितना स्कोप है, ये भी वही एरिया घर बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ते समय कमा सकते हैं। सो ये इस बारे में प्रकाश डालेंगे। मैं मैम से जानना चाहेंगे मैम से कि मैम थोड़ा सा बताइए, प्रोफेसर निधि खंडेलवाल मैम, इसमें करियर की क्या संभावना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च SMO। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि सर आपने बताया अभी कि वेबसाइट सिर्फ बन जाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको कितना सर्च करते हैं लोग। तो मैं बताना चाहूँगी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट के सर्च इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो हमने सर्च किया तो हम जो फर्स्ट पेज पे जितने भी सर्चेस आते हैं उन्हें देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेकंड या थर्ड पेज तक जाते हैं, उसके बाद वाले पेज को हम जनरली सर्च नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं उन्हें। तो हमें हमारी वेबसाइट को इस तरीके से उसके अंदर कुछ टूल्स डालना जिसके थ्रू हमारी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे ही शो हो जाए, इसके लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल यूज करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे हमने हमारे जो कोड ये टू टाइप से होती है, एक तो ऑन पेज होती है, एक ऑफ पेज होती है। ऑन पेज में हम जो हमारी कोडिंग होती है, हमारी कोडिंग वाली पार्ट में कुछ चेंजेस करते हैं और उसके थ्रू हमारे सर्च इंजन जो होता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। हमारी जो वेबसाइट होती है वो सबसे ऊपर टॉप 10 सर्च में आ जाती है। और एक ऑफ पेज सर्च होता है जिसके थ्रू हम फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके थ्रू हमारे सर्च रिजल्ट जो होते हैं उन्हें इंक्रीज करते हैं। जनरली आजकल सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ माउथ एंड ट्रेडिशनल पब्लिसिटी हम लोगों को इंटरनेट और सोशल पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सही आपने बोला कि मार्केटिंग में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो मार्केटिंग की भी एक नई ब्रांचेस आपको IT साइड में मिलेगी और सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड ब्रांचेस है। आने वाला टाइम ना तो पेपर एडवर्टाइजिंग का है ना रेडियो एडवर्टाइजिंग का है, आने वाला टाइम जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग का है, सोशल मार्केटिंग का है। सो जो अगर मार्केटिंग स्किल भी है आप तो आपके लिए IT एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। हमारे बीच में पायल खंडेलवाल मैम है और हम उनसे जानना चाहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो करियर के स्कोप है IT स्टूडेंट्स के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग और एंड करियर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। आजकल जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा जितना भी काम है वो ऑनलाइन होता जा रहा है, हर फील्ड में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है। जैसे हमारी जो PM है नरेंद्र मोदी, उनका भी एक ड्रीम है कि हमारा इंडिया को डिजिटल इंडिया बने। तो हर चीज़ के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के साथ हमें उतने ही अमाउंट में उसके सॉफ्टवेयर पे हार्डवेयर, हमें हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पर हर किसी के लिए ये सब अफोर्ड करना इतना ईजी नहीं होता, तो उसके लिए आजकल एक नई ब्रांच चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके अंदर जो दूसरी कंपनीज हैं जो अपने अपने क्लाउड इंट्रोड्यूस कर रही है वो
अपने सर्वर पे आप लोगों को स्पेस प्रोवाइड कराती है, तो आपको अपने हार्डवेयर या अपने सॉफ्टवेयर खुद परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप उनके सोर्सेज यूज करके अपना काम कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं पर जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो लोग इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर उन्हें ऐसे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पर उनका काम हो सके, या उन्हें कोई वेबसाइट डेवलप करनी है पर उसके लिए जितने भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की जरूरत है अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो जो कंपनी क्लाउड प्रोवाइड कराती है उनके पास वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया अपना, और जितना स्पेस जितने रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज के लिए वो पे करेंगे, उससे ज्यादा के लिए उनको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। इवन पायल मैम, आप यू आर सो यंग, अभी जस्ट आपने अपना एमसी क्वालिफाई किया, पढ़ा रहे हैं अभी। तो जो लोग यंग है और एजुकेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि जो आईटी 10 साल पहले पढ़े या 5 साल पहले पढ़े, क्योंकि तो रोजाना नया चेंज होने वाला सब्जेक्ट है, तो हमेशा आपको नया नॉलेज चाहिए, अपडेटेड नॉलेज चाहिए। तो जो यंग टीचर्स है बनना चाहते हैं, यंग है और टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये एरिया है। हमारे बीच में विवेक सर है जो कि प्रोफेशन से बीटेक भी है और एमटेक भी है, आप और एक अच्छे पैशनेट टीचर है। मैंने देखा बच्चे आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं और आप बच्चों में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं सर। सो विवेक सर, प्रोग्रामिंग में करियर की क्या संभावना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा एरिया है और बिना प्रोग्रामिंग आईटी में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो प्रोग्रामिंग में करियर को लेके क्या संभावना है आपको दिखाई देती है? थैंक यू सर फॉर गिविंग सच अपॉर्चुनिटी। सर प्रोग्रामिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके बिना हम आईटी फील्ड की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो अब आईटी फील्ड की स्टार्टिंग ही सर हमारी प्रोग्रामिंग से होती है। इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, .NET प्रोग्रामिंग। तो आपको अपना कैरियर जितना भी ऊपर ले जाना है उसके लिए हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, और जितनी आप में कैपेबिलिटी है उतना आप उसमें अचीव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अपने अगर किसी में फील्ड में है तो किसमें आपकी प्रोग्रामिंग फील्ड में है। ग्रेट। सो अभी प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कौन सा एरिया आपको लगता है? सर जावा एंड .NET बोथ। जावा एंड .NET, ठीक बात है। सो क्या बच्चे ये अपने बैचलर लेवल पे ही प्रोग्रामिंग करने में सक्षम हो जाते हैं या उन्हें उसके लिए मास्टर्स की एजुकेशन जरूरी है? सर मास्टर भी सेंसी है, हम काफ़ी हद तक कवर कराते हैं वो बैचलर डिग्री में BCA में। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो BCA में कवर कराते हैं, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं न्यू टेक्नोलॉजी आपकी इमर्ज होती हैं उनको हम MCA में कवर कराते हैं। और गर्ल्स के लिए सर इससे अच्छा फील्ड कोई हो नहीं सकता IT। सबसे सिक्योर फील्ड कोई है गर्ल्स के लिए आज की डेट में, वो आपका प्रोग्रामिंग फील्ड है, IT फील्ड है। इसमें आपका प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके अवेलेबल हैं, सर BSNL, ISRO, DRDO और आपका बैंकिंग सेक्टर जिसमें आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकलती हैं। सभी गवर्नमेंट जॉब्स में सर मिनिमम 15 to 20% आपकी वैकेंसी निकलती है IT ऑफिसर्स की। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा शायद डिमांडिंग है, क्योंकि बिना प्रोग्रामर के किसी भी IT डिपार्टमेंट की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रोग्रामर तय करेगा कि भाई आगे आपकी वेबसाइट बननी कैसे है, किस लैंग्वेज में बननी है। जब वो वेबसाइट बनेगी तब उसकी कोई SEO और SMO या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर डेटाबेस की बात तब होगी। पहले वेबसाइट तो बने, पहले इंजन तो बने तो रेलगाड़ी बनेगी। तो नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्रोग्रामिंग जो बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें लड़कियों के लिए अपार संभावनाएं हैं करियर की, और उनके लिए सिक्योर जॉब है ये एक तरह से, उसको घर बैठ के भी किया जा सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस भी की जा सकती है। पर कुल मिला के कहने की बात यही है कि ये कोर्स बहुत मज़ेदार है, बहुत ही पावरफुल है, जॉब से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तक प्रोफेशनल टच नहीं आएगा, प्रैक्टिकल टच नहीं आएगा, जब तक वो फील्ड में जाके वर्क नहीं होगा, जब तक वो किसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी ट्रेनिंग करके नहीं आएंगे, तब तक उनका ग्रोथ नहीं होगी और डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए वो सब बच्चे जो फ्री है, जो सीख लेना चाहते हैं, जो ओपन माइंडेड है, जो सिर्फ किताबें पढ़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जिनके घर में इस तरह का बैकग्राउंड है, जो इस बात को समझ चुके हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा एरिया है IT। बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर है, बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे चांसेस यहाँ पे अवेलेबल है, और इस सदी के जो सबसे बड़े नायक हुए वो सब इसी एरिया से हुए हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये प्रूवन फैक्ट है कि IT इज़ द मोस्ट डिमांडिंग। हमारे बीच में एक ये स्टूडेंट भी है जो एक क्यूरियोसिटी भी रखते हैं और IT के बारे में समझ भी रखते हैं। हमारे बीच में अभिषेक भी है। नहीं, अभिषेक कोई IT से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट की व्यू को आप अच्छे से उठा सकते हैं, तो आप अभिषेक बिहारी से हम जानना चाहते हैं कि IT के बारे में स्टूडेंट्स को किस तरह के सवाल है जो इस हमारे डिस्कशन में कवर नहीं हुए,
वो सवाल जो आपको लगा कि इस डिस्कशन में कवर नहीं हुए और एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने चाहिए। ओवर टू Morning अभिषेक। everyone. I found session very nice, but actually I as a student want to know that if I'm a non-science student, I'm a commerce student. So what are the basic what are the learning which I will learn of IT? Continuing my future in my studies and my graduation in commerce. So I want to know the basic courses that I can do to get information about IT and continuing my commerce. With IT is a magical, because every time commerce is a big data, is a postmortem analysis. If we are pursuing our career in commerce, it means we have a lot of data, vast data. So the data and the uses of the data through some software. So there is two skills are required. Some knowledge of accountancy, simultaneously some knowledge of software development. It become not complete package become a very different, because business means optimization of profit, maximization of growth. So a person who have both the knowledge of programming and accounting plays a very important role. Isn't it, sir? आप क्या सोचते हैं राहुल सर? कॉमर्स के साथ अकाउंटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास, जैसे आप टेली सॉफ्टवेयर का कोर्स कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कोर्सेज कर सकते हैं, जिससे थ्रू हम कॉमर्स के साथ साथ आईटी में भी नॉलेज ले सकते हैं। करना चाहते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सेट करना चाहते हैं। Every organization work when there is some good control system persist in the organization. So एक पर्सन जो कि अकाउंटिंग में परफेक्ट है और उसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता है, अकाउंटिंग के फंडामेंटल के बारे में पता है, सो मुझे लगता है कि वो अकाउंटिंग से रिलेटेड इस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकता है, इस तरह की ERP डेवलप कर सकता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करती है। आप एक सॉफ्टवेयर जो टेलर मेड है उससे बात बनेगी नहीं। वो सॉफ्टवेयर एक जनरल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए फिट है, जैसे टैली की हम बात करें, बट हम हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना चाहे तो हमारे को एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहता, वो अकाउंटिंग के बारे में भी जानता है। अदरवाइज क्योंकि आजकल कोई भी सॉफ्टवेयर जो परफेक्ट वही है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के नीड को मीट आउट करता है। सो डेफिनेटली जो कॉमर्स के नॉलेज के साथ साथ IT का नॉलेज रखेंगे वो अच्छे मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, वो अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, वो अपने जो IT स्टाफ्स है उनसे प्रॉपर्ली वर्क ले सकते हैं। सो मुझे लगता है कि कॉमर्स विद IT नॉलेज ये आपको बहुत ही अलग बना देता है। दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, MC इज आल्सो प्रोफेशनल कोर्स। तो मुझे लगता है कि IT का नॉलेज आपको बहुत आगे ले जाता है। अगर किसी भी ब्रांच के साथ आप IT को मिला दो तो आपके पंख लग जाते हैं। सिमिलरली कॉमर्स इसी तरह की बात है। शुक्रिया आप सभी लोग यहाँ आए और हमने हमारा जो डिस्कशन हुआ वो निश्चित रूप से उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो IT साइड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहें तो हमारी जो अपनी पॉपुलर वेबसाइट है gurukpo.com, जिसमें करियर से रिलेटेड सारी बातें हमने शेयर कर रखी है, हमारे टीचर्स द्वारा बनाए गए थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर फ्रीली अवेलेबल है। ये वेबसाइट जिसके अंदर स्टडी मटेरियल जिसमें कंसाइज एंड प्रिसाइज एंड कंसेप्ट बेस्ड स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है gurukpo.com। Guru is a person who enlighten, who give knowledge. So Guru and KPO means knowledge process outsourcing. So any person can visit our website, get a study material free of charge, without registration, even without registration, may get a free video lectures. So हम चाहेंगे कि यूथ जो है इस वेबसाइट को भी विजिट करें। करियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, करियर इन कॉमर्स, करियर इन IT, करियर इन साइंस, सीरीज ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आइए हम सब लोग मिलकर अपना नॉलेज बढ़ाएं। पर जाते जाते एक आखिरी और काम की बात हम सब करना चाहेंगे। पिछले 22 साल से मैं एजुकेशन में हूँ और मैंने एजुकेशन को बहुत पास से देखा है, प्रोफेशनली भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बात को फोकस करना पड़ेगा कि पढ़ाई के साथ साथ बुकिश नॉलेज के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
आपने करियर को फोकस करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे सर ने बताया, लैंग्वेज लर्निंग, ये सब आपकी प्रॉपर है या नहीं है, आप लोग का जो एटीट्यूड है वो है या नहीं, आप में पॉजिटिविटी आई नहीं आई, आप अपने करियर को फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज सोसाइटी में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी है, और बहुत सारे ऐसी एरियाज भी है जहां अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। आप काम के भी बन सकते हैं और आप बेकार भी बन सकते हैं। पावर तो सारी आपके पास ही है। एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की, एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे टीचर की जरूरत हमेशा सोसाइटी को रही है, लेकिन गुरु का होना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपके अंदर बिलीफ सिस्टम का। सही कॉलेज को सिलेक्ट करिए, सही ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करिए, फिर उस पर विश्वास करिए। आपका विश्वास आपको बहुत बुलंदियों तक ले जा सकता है। Bayani Group of Colleges definitely is a name of quality education. It is a name where you can trust. It is a name where you can get interdisciplinary knowledge. It is a name where professionalism. It is a name where personality development. It is a name where enthusiasm and positivity is created. So मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, Bayani Group of Colleges कुछ समय तो गुजारिए इस कॉलेज में। A college where we all get trust, where young, dynamic and result-oriented teachers share their knowledges. आप सब ने बहुत समय गुजारा, आप सब लोगों ने बहुत अपना उम्दा समय दिया, आप सब यंग है, डायनामिक है, और आप सब लोगों को ये रियलाइजेशन है कि एजुकेशन कितनी मैजिकल और कितनी पावरफुल है। इस शानदार डिस्कशन के लिए हम सभी अपने टीचर्स को, स्पेशली साकेत शर्मा सर को, आपने जो बातें बताई वो बच्चों के लिए बहुत ही काम की हैं। और सर बाकी सब ने जो अपना नॉलेज शेयर किया, राहुल सर ने अपना नॉलेज शेयर किया, और नेहा जैन, अंजुम मैम, मैं हर्षिता मैम, दीदी मैम, शशि मैम, पायल मैम, विवेक सर, मैं सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा और ग्रेटफुल हूँ कि ये सब जो मैंने विजन किया, विजुअलाइज किया, उसको आप लोगों ने मेंटलाइज किया। पुनः दिल, जहन, मन और आत्मा से आप सब लोगों को धन्यवाद, लेकिन स्पेशल धन्यवाद उन सब लोगों को भी जो अप्रत्यक्ष रूप से हमसे बात कर रहे हैं, लिसनर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।